हेलो दोस्तों, विहान कहानियाँ में स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर नाम के एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। रामू सेठ लालचंद के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ लालचंद रामू को पैसे देता था, जिससे रामू और उसके परिवार का जीवन यापन होता था। सोनाली, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल में तो छोड़ आऊंगी। मनु और पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मांग रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूँ? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूँ? अजी, मैं एक बात आपसे साफ साफ कह देती हूँ, सेठ लालचंद से पगार बढ़ाने की बात करो। दिन पर दिन खर्चा बढ़ता जा रहा है। बाजार में मैं अगर सब्जी लेने निकलूं तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और घर का खर्चा अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? अच्छा ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से अपनी पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर रामू काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। तुम देखना, आज ये सेठ लालचंद कोई ना कोई तो लफड़ा जरूर करेगा। ये सेठ लालचंद हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है, और पिछली बार भाइयों इसने मेरी आधी पगार काट ली थी, ये कहकर कि जो मैंने उनसे उधार लिया था उन पर ब्याज चढ़कर 1000 हो गया है। इसीलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1000 काट रहा हूँ। ये सेठ लालचंद एक नंबर का घटिया आदमी है भाई लोग। हाँ भाई हरिया, तुम ठीक कहते हो। ये सेठ लालचंद एक नंबर का लालची और धोखेबाज और मक्कार किस्म का आदमी है। एक तो ये सेठ लालचंद हमसे ज्यादा काम करवाता है और फिर बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, पिछली बार तो सेठ लालचंद ने मेरे भी पैसे काट लिए थे। बस 2 छुट्टी ली थी क्योंकि मेरी बेटियां बीमार थी, और इस सेठ लालचंद ने इसी चीज का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। भाइयों, तुम यकीन नहीं मानोगे, मैं रोज भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये सेठ लालचंद बहुत बड़े बड़े प्लास्टिक के कीड़े पड़कर मरे। भगवान, इस बार सेठ लालचंद मेरी पूरी पगार दे दे ताकि मैं अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर सकूं। ऐसे सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद वो सभी सेठ लालचंद के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, तो आप हमें इस महीने की हमारी पूरी तनख्वाह दे दीजिए। देखो रे, बड़े ध्यान से सुनो। अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं है। तुम्हें पता है ना, अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का राशन भी लाना है और मुझे अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। अरे, मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। समझ आई बात? सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर चले जाते हैं।
जी क्या हुआ, इस बार कितना पगार मिला है? सोनाली, अभी कोई पगार नहीं मिला है। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन रुक जाओ, उसके बाद पगार मिलेगा। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? सोनाली, ये सेठ लालचंद कभी टाइम पर पैसे देता ही नहीं है। 1-2 दिन की ही तो बात है, चलो देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ लालचंद सबको पगार देता है। अरे हरिया, ये लो अपने इस महीने की पगार। सेठ जी, ये तो बस 2,000 है। इस महीने तो मैंने 3,000 का काम किया है ना। काम तो किया है, पर तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे मैंने तेरे उसी आराम के काटे हैं। सेठ जी, पर आपने तो कहा था कि 1 महीने के 3,000 मिलेंगे 8 घंटे काम करने के, और मैंने तो पूरे 8 घंटे काम किया है। सेठ जी, बस 1 घंटा आराम किया है। देख भाई हरिया, मुझे ज्यादा हिसाब किताब मत समझा। ये 2,000 रख, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। रामू, ये लो तुम्हारे पैसे। पर सेठ जी, क्यों? मैंने तो पूरे दिन काम किया है ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं ली और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। सेठ जी, हाँ समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम बहुत कम चल रहा है। इस वजह से तुम्हें भी पगार थोड़ी कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम ऊपर नहीं जाता। पर सेठ जी, बात तो 3,000 की हुई थी ना। अब इन पैसों में मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? बहुत मुश्किल है सेठ जी। आपको 500 और देने पड़ेंगे मुझे तो। इस बार अपने स्कूल के बच्चों की फीस भी भरनी है सेठ जी। इस बार आप मुझे पूरे पैसे दे दीजिए। रुक जा, बहुत हो गया तेरा। इतने ही पैसे मिलेंगे, काम करना है तो कर, नहीं तो कहीं और जाके काम ढूंढ ले, समझा? बेचारे रामू के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, ये सेठ लालचंद 1 नंबर का बेईमान इंसान है। हमारे खून पसीने की कीमत, मेहनत के पैसे काटकर अपनी जेब भरता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम कम हो गए। देखना, किसी न किसी दिन हम गरीबों की इसे जरूर हाय लगेगी, कीड़े पड़ के मरेगा कहीं का। नहीं हरिया, ऐसा नहीं बोलते, वो हमारे अन्नदाता है। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चलता है। अरे काहे का अन्नदाता? काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरा महीना खून पसीना ये करके मेहनत करते हैं हम लोग, और पैसे के नाम पर क्या मिलता है? ये इसमें घर का खर्चा हम कैसे चलाए? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, और हम कर भी क्या सकते हैं हरिया भाई? लकड़ी काटने के अलावा हमें कुछ और काम आता भी तो नहीं है। और अगर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करे तो उसके लिए हमारे पास पैसे कहाँ है? अब जो भी हो, हमारा तो ये सेठ लालचंद ही सहारा है। कुछ देर बातें करने के बाद सारे अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी, आ गए आप। कितनी पगार मिली है? सुमन, शेठ जी ने बस इस बार 2,000 रुपए ही दिए हैं। बस इतने में घर कैसे चलाएंगे? बच्चों की फीस कैसे भरेंगे? अब ये 2,000 में क्या करेंगे? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं सुमन, अब तुम्हें इन्हीं में गुजारा
करना होगा। सबसे पहले तुम बच्चों की स्कूल की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं कुछ देखता हूँ। अजी, आप क्या देख लोगे? इससे तो पूरे पैसे मांग नहीं गए, आपसे नहीं सोनाली, मैंने सेठ जी से पूरे पैसे मांगे थे, लेकिन सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया। सेठ जी ने मुझे साफ साफ कहा कि ये पैसे लेने हैं तो ले, वरना कहीं और जाके काम ढूंढ लो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इन्हीं पैसे को लेने के अलावा अगर मैं सेठ जी से लड़ाई करता तो वो मुझे काम से निकाल देते, और उसके बाद अपने पास कोई दूसरा काम भी तो नहीं है करने को। सोनाली, मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद मैं कहीं और भी काम ढूंढ लूँ। सेठ जी के यहाँ से काम से आने के बाद मैं कहीं और भी काम किया करूँगा, इससे मैं कुछ ज़्यादा पैसे कमा पाऊँगा। मैं आज ही सेठ जी के यहाँ से काम से आने के बाद कहीं और भी काम ढूंढने जाऊँगा। इतना कहकर रामू काम पर निकल जाता है, और जैसा कि रामू ने कहा था, वह लालचंद के यहाँ से काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। रामू पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह रामू को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर रामू वापस घर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि बहुत सारी भैंसों का गुफा उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। ये देखकर रामू बहुत डर जाता है। वो इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है, और वह गुफा में जाकर छिप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहां से निकल जाता है तो रामू की जान में जान आ जाती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया, मैं नहीं तो ये भैंसे मुझे अपने पैरों के नीचे कुचल ही देती। और ये मैं कहाँ आ गया? ये जगह कौन सी है? रामू ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में पड़ी एक टोकरी पर जाती है। रामू उस टोकरी के पास चला जाता है। ये कैसी गुफा है, और ये टोकरी यहाँ इस गुफा में कौन छोड़ गया? चलो ठीक है, मैं इसे उठाकर अपने घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। रामू जैसे ही उस टोकरी को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है, रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। ये आवाज सुनकर रामू एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक जिन प्रकट हो जाता है, और वो रामू से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करिएगा, आप जो भी है, एक भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था, उन्हीं से बचने के लिए मैं इसी गुफा में आकर छिप गया, और जब वो भैंसों का झुंड वहां से चला गया तो मैं इस गुफा से निकलने ही वाला था कि मेरी नजर इस टोकरी पर पड़ी। मुझे माफ कीजिए, मुझे लगा यह कोई नहीं है, इसीलिए मैं ये टोकरी किसी की नहीं होगी, इसीलिए मैंने इस टोकरी को छुआ। रामू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मेरी नजर जिस पर एक बार पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास खुली आंखों से पढ़ सकता हूँ। पर आप है कौन, और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं एक जीन हूँ, और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। ये गुफा मेरी पूर्वजों की है, और इस गुफा में बस वही व्यक्ति घुस सकता है जिसका मन पवित्र हो। अगर तुम्हारा मन अपवित्र होता है तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते।
तुम एक सच्चे इंसान हो, इसीलिए तुम इस गुफा में घुस पाए हो और इस टोकरी को छू पाए। और अब जब तुमने इस टोकरी को छू ही लिया है तो अब ये टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं, ये टोकरी मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रहा था। डरो मत रामू, ये टोकरी तुम ले जाओ। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या ये वही जादुई टोकरी है जिसकी कहानी हमारी दादी हमें सुनाया करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वो सबकी इच्छाएं पूरी करती थी। हाँ रामू, ये वही टोकरी है और अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो, पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे, वही वस्तु तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम कोई दूसरी चीज इस टोकरी में नहीं डाल सकते। और अगर तुमने ऐसा किया तो उसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर बिना लालच किए इस टोकरी में वही वस्तु डालना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। रामू टोकरी को लेकर घर आ जाता है। सोनाली, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस ये एक टोकरी। सबसे पहले ये बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? काम तो नहीं मिला, लेकिन सुमन, तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, ये एक जादुई टोकरी है। रामू सोनाली को वो सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है हमें इस टोकरी में कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। हाँ सुमन, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। रामू थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो एक बार उसने सोनाली को रखने को दी थी। सोनाली, ये लो, जब मैं आज लकड़ी काट रहा था तो मुझे ये चंदन की लकड़ी मिली थी। वहाँ इसे अपने पास संभाल कर रख लो, कभी जरूरत पड़ी तो इसे बेचकर हम कुछ सामान खरीद लेंगे। सोनाली, तुम्हें याद है ना, जब मैं एक बार जंगल में लकड़ी काटने गया था तो मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी और मैंने उसे लाकर तुम्हें दिया था। जी हाँ, दी तो थी। तो तुम उस लकड़ी को ले आओ, हम उस चंदन की लकड़ी को इस टोकरी में डालेंगे और उस लकड़ी से अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। सोनाली चंदन की लकड़ी को ले आती है और उस टोकरी में डाल देती है। वह जैसे ही चंदन की लकड़ी उस टोकरी में डालती है, उसमें कई सारी लकड़ियां आ जाती है। अरे, ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए, कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हो गई। अगर आप इसे बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ सोनाली, मैं कल सुबह ही बाजार जाकर इन्हें बेच दूंगा और बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उनसे हम अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को हम संभाल कर रख लेंगे। फिर अगले दिन रामू लालचंद सेठ के यहाँ पर काम पर ना जाकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार में निकल पड़ता है। वहाँ पर रामू चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचता है, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी रामू से चंदन की लकड़ियां खरीदी।
लकड़ियों को बेचकर उसे काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर रामू घर आ जाता है। ये देखो सोनाली, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने अच्छे पैसे मिले हैं। इनमें से स्कूल की फीस निकालकर तुम बच्चों की फीस भर देना और बाकी के पैसे संभाल कर रख देना। अच्छा सोनाली, तो अब मैं काम पर जाता हूँ। अजी, आपके पास तो अब ये जादुई टोकरी है, तो अब आपको सेठ लालचंद के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? हाँ सोनाली, मैं सेठ लालचंद के यहाँ काम पर नहीं जा रहा हूँ। मैं तो जो वहाँ पर मेरे मित्र बंधु लकड़हारे काम कर रहे हैं उन्हें ये खुशखबरी देने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ जी से मेरे साथ साथ वह लकड़हारे भी बहुत परेशान है। इसीलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सब का भी भला करूं। वह सभी लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं, लेकिन सेठ लालचंद ने उन्हें कभी भी उनके पूरे पैसे नहीं दिए। इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं उन सबको भी अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे। इस तरह रामू सभी लकड़हारों के पास जाता है और अपनी जादुई टोकरी के बारे में बताता है। देखो देखो भाई लोग, अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं तुम्हें उस लालचंद से ज्यादा पैसे दूंगा और हम बराबर मेहनत किया करेंगे और जो भी मुनाफा होगा उसे भी बराबर में ही बांट लिया करेंगे। सभी रामू की इस बात से बहुत खुश होते हैं और अगले दिन से ही वह रामू के साथ काम में जुट जाते हैं। सभी लकड़हारे मिलकर चंदन की लकड़ियों को बाजार में बेचने का काम करते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं और सेठ लालचंद देखता है कि कोई भी लकड़हारा उसके यहाँ काम पर नहीं आ रहा है, तो वह अपने नौकर से पूछता है, अरे वर्जू, ये सारे लकड़हारे कहाँ मर गए? 2 दिन से काम पर नहीं आ रहे हैं। मेरा सारा काम ऐसे ही पड़ा है। क्या इन्हें काम नहीं करना? और कहीं इन्होंने मेरे यहाँ से काम छोड़ तो नहीं दिया? सेठ जी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अरे अगर पता नहीं है तो जाकर पता करो, आखिर ये लकड़हारे काम पर क्यों नहीं आ रहे हैं। इस तरह सेठ लालचंद के कहे अनुसार बिरजू लकड़हारे पर नजर रखने लगता है। क्या उन्होंने अपना खुद का काम शुरू कर दिया है? लेकिन उन गरीब लकड़हारों के पास इतने पैसे आए कहाँ से हैं? मुझे ये पता करना ही पड़ेगा। बिरजू, तू ये काम कर, आज ही उन सभी लकड़हारों पर नजर रख। वो जो भी करते हैं और जहाँ भी जाते हैं, मुझे हर एक पल की खबर चाहिए। एक रात बिरजू ने देखा कि रामू एक टोकरी में चंदन की लकड़ी रखता है और बदले में बहुत सारी लकड़ियां आ जाती है। ये देखकर बिरजू हैरान हो जाता है। अब वो ये बात जाकर सेठ लालचंद को बताता है। अच्छा, तो ये बात है। लगता है बिरजू के हाथ कोई जादुई टोकरी लगी है जो उसे हर रोज बहुत सारी चंदन की लकड़ियां दे रही है। अब हमें उस टोकरी को हासिल करना ही होगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक बार रामू के घर जाकर देखना चाहिए। ऐसा सोचकर अगले दिन सुबह सेठ लालचंद रामू के घर जाता है। अरे रामू, क्या हुआ? तुम काफी दिनों से काम पर नहीं आ रहे हो। कोई लॉटरी पोटरी लग गई है क्या तेरी?
सेठ जी, मैंने अपना काम शुरू किया है और अब मैं वही करता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, पर ये तो बता, तूने अपना काम खोला कैसे है? वो सेठ जी, हमने कुछ पैसे बचा रखे थे, तो उसी से हमने अपना नया काम शुरू किया है। ये रामू बहुत चालाक है। ये मुझे उस जादुई टोकरी के बारे में ऐसे नहीं बताने वाला। लगता है मुझे इसकी जादुई टोकरी चुरानी ही पड़ेगी। चल ठीक है रामू, मैं चलता हूँ। तू अपने काम में खूब तरक्की कर। इस तरह अगली रात में सेठ लालचंद रामू के घर में चुपके से पहुंच जाता है और उस जादुई टोकरी को चुराकर अपने घर ले जाता है। ओ बिरजू, तूने देखा था ना कि जो रामू इस टोकरी में डालता था वो बहुत सारा बन जाता था। हाँ सेठ जी, मैंने तो यही देखा था। अच्छा, तू यही रुक, मैं कुछ लाता हूँ। जैसे ही सेठ लालचंद टोकरी में सोने का सिक्का डालता है, उसके ऊपर बहुत सारे पत्थरों की बारिश होने लगती है। पत्थरों की वजह से लालचंद बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, वही बेहोश हो जाता है। ये देखकर बिरजू भी वहां से भाग जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो रामू अपनी जादुई टोकरी को ढूंढता है, मगर उसे वो टोकरी कहीं नहीं मिलती। सोनाली, हमारी जादुई टोकरी कहाँ गई? हमने यहीं पर तो रखी थी। पता नहीं जी, यहीं पर टोकरी रखी थी, पर अचानक से पता नहीं कहाँ चली गई। वो लगता है कि किसी ने हमारी टोकरी को चुरा लिया है। अभी तो हमने ठीक से व्यापार शुरू भी नहीं किया था और वो टोकरी चोरी हो गई। हम फिर से गरीब हो गए। वो लोग इतनी बातें कर ही रहे थे कि तभी वह जादुई जिन उनके घर में प्रकट हो जाता है और उसके पास उसके हाथ में वही टोकरी होती है। रामू, ये लो तुम्हारी जादुई टोकरी। ये सेठ लालचंद ने तुम्हारे घर से चोरी कर ली थी और इसे चोरी करने का दंड उसे मिल चुका है। उसे अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा सबक मिला है। अब वो कभी भी इस टोकरी को चुराने की कोशिश नहीं करेगा। अब तुम इस टोकरी का दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो और अपने जीवन को सुधार सकते हो। इतना कहकर वो जिन वहां से चला जाता है। रामू ने उस टोकरी की मदद से दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की और साथ ही साथ अपने लकड़हारे दोस्तों की भी मदद की। उन सभी लकड़हारों की जिंदगी काफी सुधर गई थी। अब वो सभी एक व्यापारी बन चुके थे और बहुत ही अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।